हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्यार्जन साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपने लास्ट सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे, जिसमें देखा होगा आपने कि किस तरीके से हम आरडीएनए बनाते हैं। राइट, आज हम पढ़ेंगे कि आरडीएनए को आपने बना लिया है तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, अलग कैसे छांट सकते हो। मान लीजिए आपने कोई आरडीएनए बनाया है, ठीक है ना, उसको बनाने के बाद उसको अलग कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स, ठीक है ना। मतलब आपने कोई भी जीन ट्रांसफर किया है, वो उस जो भी वेक्टर होगा, जो भी प्लाज्मिड होगा, उसके अंदर एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। उन मेथड्स को आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से आप उन वेक्टर्स को कैसे अलग करोगे, क्योंकि क्या होता है कि जितना भी काम चलता है सब माइक्रो लेवल पे चलता है, ठीक है ना। और ये माइक्रो लेवल पे चलता है तो इसको आप हाथों से तो अलग कर नहीं सकते, तो आपके पास कुछ मेथड्स होनी चाहिए जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके ट्रांसफॉर्म्ड सेल हुई है या जो नॉन ट्रांसफ़र हुई है या फिर जो मॉडिफाइड हुई है या फिर नॉन मॉडिफाइड हुई है, उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं और वो मेथड्स ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो लेवल पे काम चलता है तो आप मैकेनिकली या फिर आर्टिफिशियली कुछ नहीं कर सकते। आपको एंजाइमेटिक तरीके से या फिर कुछ आपके पास पर्टिकुलर मेथड्स होने चाहिए, वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एक्चुअली क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने किसी में जीन ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, आपने क्या किया है, जीन ट्रांसफर किया है और वो प्लाज्मिड क्या है कि ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब मॉडिफाइड हो गया, ठीक है ना। तो उसको मॉडिफाइड से जो नॉन मॉडिफाइड हुआ है उससे अलग कैसे कर सकते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखिए बेटा कि selection of transformed host cells, recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, example ampicillin, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी जो वेक्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम पढ़ेंगे PBR322, ठीक है ना। अब PBR322 मान लीजिए एक प्लाज्मिड है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक तो होता है मान लीजिए एम्पिसिलिन, क्या एम्पिसिलिन, और दूसरा होता है बेटा कौन सा, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब ये दोनों है क्योंकि ये इनके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर आप मान लीजिए क्या करते हो, एम्पिसिलिन वाले रीजन को हटा के आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हो, क्या यहाँ पे क्या जोड़ देते हो बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हो, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब अगर आपने एम्पिसिलिन की जगह जोड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिसिलिन के इफेक्ट को आपने खत्म कर दिया, ठीक है ना, और उसकी जगह आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। अब आपको क्या चेक करना है कि आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा है वो एम्पिसिलिन वाले रीजन पे जाके जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ठीक है ना। तो आपको पता है जब आप प्लाज्मिड को एम्पिसिलिन वाले मीडियम में जाके ग्रो करोगे तो प्लाज्मिड ग्रो नहीं कर पाएगा अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो, क्योंकि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के एम्पिसिलिन वाले के इफेक्ट को खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर वो एम्पिसिलिन वाले में मॉडिफाइड मतलब ग्रो नहीं करेगा, इसका मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वहां पे जाकर जुड़ चुका है, ठीक है ना, वो मॉडिफाइड हो चुका है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो करेगा क्योंकि यहां पर आपने कोई जीन ऐड नहीं किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइड या बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। रेजिस्टेंस कौन सा है अपना, एम्पिसिलिन इज ट्रांसफर्ड इनटू द इकोलाई सेल्स, होस्ट सेल्स बिकेम ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब चेंज हो गई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल्स, ओके। तो यह ट्रांसफर सेल है, ये नॉन ट्रांसफर्ड है, इसका न्यूट्रिएंट मीडियम क्या बेटा, एम्पिसिलिन है। तो अगर मान लीजिए तो एम्पिसिलिन में अगर आप रखोगे तो एम्पिसिलिन में ये आराम से ग्रो करेगी, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेटा
If we spread transport cell on agar plate containing ampicillin, only transformants will grow, अनट्रांसफॉर्म रिसिपिएंट विल डाई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपने एम्पिसिलिन वाले मीडियम में इसको ग्रो कर रहा है तो जो एम्पिसिलिन के लिए होगा ना वही ग्रो करेगा, जो नॉन ट्रांसपोर्ट सेल होगी वो डाई हो जाएगी क्योंकि उसमें उसका रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्म सेल, ये ट्रांसपोर्ट सेल है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कॉलोनीज। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वन इज एबल टू सेलेक्ट ए ट्रांसफॉर्म सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। ठीक है ना, जो भी मान लीजिए जो भी ट्रांसपोर्ट सेल हुई है उसको एम्पिसिलिन मीडियम में आप उसकी प्रेजेंस को देखकर उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ चलो, हाँ तो यहाँ पर एक्चुअली एम्पिसिलिन काम क्या कर रहा है, एम्पिसिलिन काम कर रहा है सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। क्या बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि आप उसकी वजह से जो भी आपकी जो ट्रांसफॉर्म सेल हुई है उसको आप अलग कर सकते हो नॉन ट्रांसफर से। समझ में आया। The ampicillin resistance gene is called selectable marker. ठीक है, sometime the ligation of alien DNA is carried out a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. For example, ligate a foreign DNA at BAMH1 site tetracycline resistance gene in the vector 320। अब बेटा देखो ये क्या है, एक प्लाज्मिड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास है एक्चुअली BAMH1 है, उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्चुअली, यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है एम्पिसिलिन और यहाँ पे क्या है टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या है, दोनों सिलेक्टेबल मार्कर्स है। आपको क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन पे जोड़ दोगे तो टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको पता लगाना है कि ये सेल ट्रांसफ़र हुई है नहीं हुई है, या मॉडिफाइड हुई है या नहीं हुई है, तो आप इसमें इस मीडियम में ग्रो करके देखोगे। जो ट्रांसफ़र हुई है वो ग्रो नहीं कर पाई क्योंकि उसका इफेक्ट ख़त्म हो चुका है, और आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया है। ठीक है ना, डिजायर्ड जीन जोड़ दिया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखो it may be noted that when an experiment is performed to insert a DNA fragment into a vector like PBR322, two types of vectors molecules are formed, namely। ठीक है, two types of vectors बनते हैं सबसे पहले। some vectors molecules will contain the DNA insert, recombinant और chimeric vector। ठीक है ना, जो DNA को कंटेन करते हैं वो वेक्टर जो होते हैं रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, मतलब उससे मॉडिफाइड हो जाते हैं। सम अदर विल कंटेन ओनली वेक्टर सीक्वेंस, अनअल्टर्ड वेक्टर। ठीक है ना, वेक्टर सीक्वेंस को लेने वाले जो होते हैं अनअल्टर्ड होते हैं, जो अल्टर्ड होंगे या फिर रिकॉम्बिनेंट होंगे या फिर आप सिरे में क्या बोलेंगे उसको, काइमेरिक वेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना, चलो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे आपको अनअल्टर्ड वेक्टर मतलब जिसमें ओनली आपको वेक्टर का सीक्वेंस कंटेन करना है। ठीक है ना, अब आप बात करते हैं, देखो इसमें क्या हुआ, ये इक्वार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या है बेटा, इक्वार फर्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है ना, अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आपने क्या किया, एक मान लीजिए ये डीएनए है जो आपको ट्रांसफर करना है, तो उस पर भी किसकी रिएक्शन करवाया आपने, इक्वार फर्स्ट की, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ठीक है ना, तो दोनों जगह से क्या होगा, ये GAATTC, GAATTC इन के बीच में ये कट लगाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और इन फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दे। तो ये वाला जो डीएनए बनेगा इसको बोलेंगे आरडीएनए। क्या बोलेंगे बेटा, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
ठीक है ना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। अब इसको आपको क्या करना है बेटा, आपको चेक करना है कि इसके अंदर जो आपने जीन ट्रांसफर किया वो एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब वो मॉडिफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब दोनों में डिफरेंस कैसे पैदा करोगे, वही हमको यहाँ पर जानना है, ठीक है ना। सिलेक्टेबल मार्कर एक तो हो गया अपना बेटा, एक तो हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे कि आप टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन को यूज कर सकते हो, राइट। उसके अलावा आप कुछ कलर वाले सब्सटेंस यूज कर सकते हो जो आपको कॉलोनीज बनाने पे आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, राइट। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ पर देखो, द मिक्सचर ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल्स अनअल्टर्ड वेक्टर रिकॉम्बिनेंट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या होगी, बैक्टीरिया सेल, ठीक है ना। सम होस्ट सेल्स विल रिसीव द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। देखो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें नया जीन जोड़ दिया। अब ये होस्ट सेल होती है, अब इसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे आपने इसको इसके अंदर ट्रांसफर किया ना, तब जाके ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहलाएगा, मतलब वो ट्रांसफॉर्म कर की जा चुकी है, ठीक है ना। तो आपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैसे बनाया, आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपने इसके साथ जीन जोड़ा है और उसको किस में ट्रांसफर कर दिया है, इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया क्या होगा, होस्ट सेल होगा। जैसे आपको इसके अंदर ट्रांसफर करोगे तो आपको ये सेल कौन सी बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म सेल बन जाएगी, ठीक है ना। देखो, सम अदर्स विल कंटेन नॉर्मल अनअल्टर्ड वेक्टर, सम अदर विल कंटेन नो वेक्टर विल नॉट बी ट्रांसफर। जिसमें सीक्वेंस कंटेन नहीं करते वो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें ये जितने भी दे रखे सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग होता है। The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA। मैंने यही आपको समझा रहा, मतलब मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं यही समझा रहा था, अगर आपने मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन की जगह आपने जीन ऐड कर दिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक्चुअली फॉरेन डीएनए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उस जीन को हटा दिया, उसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब फॉरेन डीएनए जोड़ दिया है। बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो नॉन वंस बाय प्लेटिंग ट्रांसफर ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है ना। आपने टेट्रासाइक्लिन पे जोड़ा है, लेकिन आप उसको किससे सिलेक्ट कर सकते हो, एम्पिसिलिन पे, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो तो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन जो नॉन ट्रांसफर होगा ना बेटा, वो टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो करेगा और एम्पिसिलिन पे भी ग्रो करेगा, दोनों पे ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो जो ग्रो नहीं कर रहा है वो मॉडिफाइड हो चुका है और जो ग्रो कर रहा है वो मॉडिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंस पैदा कर सकते हो। लिखो, द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर द ट्रांसफॉर्म्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब देखो क्या होगा, ये ट्रांसफर कर दिया आपने एम्पिसिलिन में, colony of bacteria with a distance of ampicillin, these contain plasmid. The recombinants will grow ampicillin containing medium but not that containing tetracycline। मैंने यही समझाया आपको, आपने टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट खत्म कर दिया है और उसमें अगर आप मान लीजिए उसको ग्रो करना चाहोगे तो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं करेगा क्योंकि वो मॉडिफाइड हो चुका है और उसका टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट खत्म कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन वो एम्पिसिलिन पे भी ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर। इस तरीके से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो मीडियम कंटेनिंग बोथ दी एंटीबायोटिक्स। जो मॉडिफाइड नहीं हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं हुआ है, वो दोनों मीडियम में ही ग्रो करेगा। समझ में आया, टेट्रासाइक्लिन हो चाहे एम्पिसिलिन हो, दोनों मीडियम में ही ग्रो करेगा, ठीक है ना। हाँ, इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन दी सेलेक्टिंग दी ट्रांसफॉर्मेंट वेयर इज दी अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू दी इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए हेल्प इन दी सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है ना। ये आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। देखो, अब कुछ ऐसे होते हैं बेटा, आप कॉलोनीज बना सकते हैं। इस तरीके से आपको लेबोरेटरीज में आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से एगार मीडियम पे उसको डाल के और आप उसकी कॉलोनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो मॉडिफाइड हुई है या फिर नहीं हुई है, राइट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए
सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ए कुम्बरसम, मतलब इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस, ओके, बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो मतलब दो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का आपको सॉल्यूशन और एगार मीडिया बनाना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूसली उसको एक्सचेंज करता रहना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन है, ठीक है ना। हाँ देखो अब नेक्स्ट आप बेटा आप कुछ कलरिंग यूज कर सकते हो जो कॉलोनीज के लिए, ब्लू कॉलोनी और वाइट कॉलोनी, जिसमें भी आपको इससे भी पता चल सकता है कि किस तरीके से आप रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो ये चीजें आपको देखिए, देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड, क्योंकि बेटा वो एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एक्चुअली में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको सेलेक्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी जा सकती है। इस वजह से अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंस पैदा करने के लिए, राइट। हाँ तो therefore alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from the non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substance, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसा कलरिंग वाला एजेंट यूज कर रहे हो जिससे आपको एक नई कॉलोनी प्राप्त होगी, जिससे आपको लगेगा बेटा कि किस तरीके से आप बेस्ड ऑन कलर आप उसको पता कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो, इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कॉलोनी बनाई जाती है, जिससे क्या होता है आपको पता चलता है कि रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। दिस रिजल्ट्स इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, दिस फिनोमिना इज रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब जैसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्रिएट करोगे, उसके अंदर डालोगे, उसके बाद क्या होगा, जो पूरा जो रेजिस्टेंस होगा वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, मतलब जैसे आपने इंसर्ट किया जीन को उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखो इस तरीके से, जिसमें नो इंसर्ट हुआ है ब्लू कॉलोनी बनाएगा, जिसके अंदर जीन इंसर्ट हुआ है उसको व्हाइट कॉलोनी, इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस पैदा कर सकते हो, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट गिव्स द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू कॉलोनी जब पैदा होगी जब आपके उसमें कोई भी इंसर्ट नहीं हुआ है, मतलब ये मॉडिफाइड नहीं हुआ है, इसमें किसी भी तरीके का आपका रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बना है, तो ब्लू कॉलोनी। व्हाइट कॉलोनी मतलब रिकॉम्बिनेंट बना है, ठीक है ना। The presence of insert result in the insertion inactivation of beta galactosidase and the colonies do not produce any color, ठीक है ना। जो कॉलोनी मॉडिफाइड हो चुकी है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है बेटा। हाँ, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द सेल्स विद द डिजायर्ड जीन द मेथड ऑफ कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो यूज, ठीक है ना। तो कॉलोनीज तैयार की जाती है रेप्लिका, ठीक है ना। एक मेथड ये भी हो सकता है। इज दिस बेटर जीन स्पेसिफिक प्रोब्स आर यूज, इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रोब्स यूज किए जाते हैं। देखो ए प्रोब इज ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए विच इज टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एट द लेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसी भी टारगेट डीएनए के साथ, ठीक है ना। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ चलो ये हो गया सारा आज। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, जिसमें आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देख लिया, उसके अलावा बीटा गैलेक्टोसाइडेज कलर के बेसिस पे आपने अलग करना सीख लिया, और प्रोब का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हमारा जो 11th का चैप्टर है
जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है उसका ये वाला जो पोर्शन है जिसमें आपने RDNA बनाना सीखा, टूल्स देखे, PCR देखा, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस देखी, ठीक है, सबको हमने एनवायरनमेंट स्टडी किया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।